हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम लॉयर पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं भारत में यूरोपियन आगमन। देखिए, ये आधुनिक भारत का जो इतिहास है उसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे पहले जब हमने विजयनगर साम्राज्य को पढ़ा था तो उसके अंदर हमने बार बार पढ़ा था कि 1498 ईस्वी के अंदर जो पुर्तगाली है, यानी कि जो यूरोपियंस है, वो भारत के अंदर आना प्रारंभ हो गए थे। और ये भी पढ़ा था कि 1510 ईस्वी में क्या हुआ था कि जो पुर्तगाली है उन्होंने क्या कर लिया था, गोवा के ऊपर अपना कब्जा जमा लिया था। अब देखिए, भारत के अंदर ये कब आ गए थे पुर्तगाली? 1498 के अंदर इनका आना प्रारंभ हो गया था। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो स्पेशल इसी बारे में रहेगी कि भारत में जो ये यूरोपियंस आ रहे थे, ये लोग आ रहे थे, इसका क्या कारण था। ऐसे कौन से कारक थे जिसकी वजह से ये यूरोपियंस जो है भारत में आने के लिए प्रेरित हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, जो यूरोपियंस भारत के अंदर आए थे, तो जो वो आए थे तो उनका जो प्राइमरी जो मोटिव था, जो उनका प्रारंभिक उद्देश्य था, वो क्या था? वो केवल और केवल यहाँ पर व्यापार के उद्देश्य से आए थे। लेकिन बाद में देखिए, 1600 ईस्वी में क्या हुआ कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो व्यापार के लिए आई थी। लेकिन धीरे धीरे इसने क्या किया कि जो भारत की राजनीति थी, यहाँ पर अपना राजनीतिक हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। और वो यहाँ की जैसे सरकारें बनाने लगी, बिगाड़ने लगी, और एक दिन वो खुद ही सरकार बन बैठी यहाँ पर। और जितने भी यहाँ पर राजा रजवाड़े थे, ये सब कुछ थे, ये उनके अधीन आ गया था। और वो खुद क्या थे? किंग बन बैठे थे यहाँ पर। तो देखिए, अब हम पढ़ते हैं कि जो ये यूरोपियन थे ये भारत के अंदर क्यों आए थे। तो जैसा कि मैंने बताया, तो इनका कि जो प्राइमरी मोटिव था वो क्या था? केवल और केवल व्यापार के लिए आए थे। तो देखिए, व्यापार तो अभी भाई पहले भी होता होगा, यूं तो है नहीं कि 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा आया और उसके बाद ही व्यापार प्रारंभ हुआ। तो देखिए, जो व्यापार था वो पहले भी प्राचीन काल के अंदर भी होता रहता था। भारत का जो व्यापार था वो विश्व के अंदर जो अन्य देश हैं, यानी जो यूरोप लगा लो आप, इंडोनेशिया, चाइना या अमेरिका, कहीं तक भी व्यापार उस समय के अंदर हो सकता है और होता भी होगा उस समय के अंदर। और इस चीज़ का जो प्रमाण है हमें वो कहाँ से मिलता है? तो देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता की अंदर हमने पढ़ा था कि एक ऐतिहासिक स्थल है जिसका क्या नाम है, लोथल है। तो लोथल के अंदर हमें क्या प्राप्त हुआ? एक बंदरगाह प्राप्त हुआ है कि जहाँ पर क्या होते थे, बड़े बड़े जहाज आया करते थे और वहाँ पर रुका करते थे। तो ये जो बंदरगाह मिले हैं, ये किस चीज़ का साक्ष्य है? इससे पता चलता है कि यहाँ पर दूसरे देशों के साथ व्यापार भी होता रहा होगा। इसके अलावा देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता से और क्या प्राप्त हुई है कि जो दूसरे देशों की जो मुद्रा है, उस समय के अंदर जो सिक्के चला करते थे, या धातु के या मिट्टी के, कैसे भी, उसके अलावा जो सामान के ऊपर देखिए आप जो स्टैंप लगाते हैं, मोहरे वगैरह लगाते हैं, तो वो विदेशी मोहरे भी जो है प्राप्त हुई है। तो इस चीज़ से हमें प्रमाण मिलता है कि जो भारत का व्यापार है वो अन्य देशों के साथ प्राचीन काल से ही स्थापित था। तो देखिए, फिर स्पेशल इसको पढ़ने की क्या ज़रूरत है कि जो यूरोपियन जो है भारत के अंदर व्यापार के लिए आए थे। तो जैसा कि मैंने बताया कि भाई जो व्यापार है वो प्राचीन काल से भारत और अन्य देशों के बीच में चलता रहा करता था। जी, बिल्कुल सही है, बात है कि जो व्यापार है वो इन देशों के साथ होता रहता था। लेकिन देखिए, जो व्यापार पर उस समय के अंदर कोई ना कोई समस्या हुई होगी, जिसकी वजह से जो ये यूरोपियन है इन्होंने क्या किया था कि एक नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। यानी कि समुद्र के रास्ते से भारत को दोबारा से खोजा और फिर अपने स्तर पर वो व्यापार करने लगे। तो चलिए, अब हम देखते हैं कि जो प्राचीन काल के अंदर, यानी कि जब ये समुद्री मार्ग की खोज हुई थी, तो उससे पहले जो ये यूरोपियन कंट्री है, इनके साथ भारत का जो व्यापार है वो किस तरीके से हुआ करता था। तो देखिए, मैप की सहायता से मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, यहाँ पर आपको एक मैप दिखाई दे रहा है। ये आधुनिक मैप है जो चलता है अभी, है ना। पहले क्या था कि जो अफगानिस्तान पाकिस्तान वाले हिस्से हैं, ये भी भारत के अंदर आया करते थे उस समय काल के अंदर, जिस समय की हम बात कर रहे हैं। अब तो देखिए, उस समय काल के अंदर क्या था, जो व्यापार था ना, वो कैसे होता था कि जैसे ये भारत हो गया यहाँ पर, ठीक है, ये बाउंड्री हो गई। तो माना जाता है कि अब जैसे हम बात कर रहे हैं कि विजयनगर जो साम्राज्य का काल था ना, लगभग उस समय काल की बात कर रहे हैं। तो भारत के अंदर जो व्यापार पर जो एकाधिकार था उस समय के अंदर, वो किनका था? जो ये यहाँ पर अरब देश है, इनका एकाधिकार हुआ करता था। यानी कि इनका ही क्या था? एकाधिकार था। इन्होंने अपनी सर्वशक्ति स्थापित कर रखी थी व्यापार के ऊपर, अन्य किसी कंट्री को नहीं आने देते थे या आती ही नहीं थी, कुछ ऐसा समझ लीजिए। तो देखिए, जो व्यापार था वो कैसे होता था कि यहाँ से बड़े बड़े समुद्री जहाज आए अरब से, और यहाँ से भारत पर आए, भारत के अंदर से सामान लिया, और क्या हुआ कि सामान लेकर वापस से यहाँ चले गए। उसके बाद स्थल मार्ग से होते हुए यहाँ से क्या होता था, ये
टर्की वगैरह पहुंचकर यहाँ जो ये यूरोप का हिस्सा आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है माल पहुंचा दिया जाता था। तो एक रूट तो ये हो गया, रूट नंबर 1। उसके अलावा देखिए एक दूसरा रूट क्या होता था कि भारत है यहाँ से सामान लिया यूरोपीय व्यापारियों ने, उसके बाद वो यहाँ से चले, देखिए पाकिस्तान आ गया, फिर अफ़गानिस्तान आ गया, ठीक है, फिर ईरान होते हुए ये इराक हो गया, उसके बाद ये टर्की वगैरह होते हुए यहाँ तक क्या होता था कि यूरोप के अंदर एंट्री हो जाती थी और यहाँ पर माल अपना सप्लाई कर दिया जाता था। तो देखिए यहाँ पर जब ये दोनों रूट मौजूद थे तो ये जो पुर्तगाल और स्पेन आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो ऐसी कौन सी ज़रूरत पड़ गई कि इन्होंने ये देखिए ये वाला रूट यहाँ से समुद्र से होते हुए नीचे से आए थे और यहाँ पर इंडिया को खोज लिया था। तो कौन सी ऐसे कारण हो गए थे कि इनको भारत जो है वो समुद्री मार्ग से दोबारा से खोजना पड़ा। तो यही हमारा टॉपिक रहेगा कि भाई किस तरीके से इन्होंने भारत को खोजा था दोबारा से। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए बात हो रही है कि भारत की जो खोज है वो किस तरीके से हुई थी। तो बात हम करते हैं कि आपको पता है वास्को डी गामा भारत कब आया था, 1498 ईस्वी में आया था। इससे पहले के समय काल के अंदर हम चलते हैं, बात कर रहे हैं हम 1453 ईस्वी से पहले के समय की बात करते हैं, ठीक है। तो ये जो यूरोप का हिस्सा है जो अभी मैंने दिखाया आपको, जो ये यूरोप का हिस्सा है ये वाला, तो यहाँ पर क्या हुआ करता था उस समय के अंदर, रोमन साम्राज्य हुआ करता था। तो यहाँ पर रोमन साम्राज्य है, लेकिन 1453 ईस्वी से पहले क्या हुआ कि ये जो रोमन साम्राज्य है ना ये बहुत ज़्यादा विस्तृत हो गया था, पूर्ण रूप से विस्तृत था। उस समय काल के अंदर अफ्रीका का भी कुछ हिस्सा इसके अंदर आया करता था, ठीक है, और बाकी ऊपर तक ये फैला हुआ था। तो इसका जो कंट्रोल सेंटर हुआ करता था रोमन साम्राज्य का, वो कहाँ पर था, रोम नाम की जगह है जो कि वर्तमान में कहाँ है, इटली है। तो वहाँ से कंट्रोल होता था। तो ये जो क्षेत्र था वो काफ़ी विस्तृत था, विशाल भूभाग था, तो इसको वहाँ से नियंत्रण करना क्या था, संभव नहीं था। तो इसके चलते क्या हुआ कि जो रोमन साम्राज्य है ना वो दो भागों के अंदर बट गया, दो भागों के अंदर उसको विभाजित कर दिया गया। तो एक तो बन गया क्या, पूर्वी रोम बन गया, जो इधर का हिस्सा है वो पूर्वी रोम कहलाया, या पूर्वी रोमन साम्राज्य कह लीजिए। इसके अलावा जो ये है ये कौन सा बन गया, पश्चिमी रोम बन गया। तो यही चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है। तो दो हिस्से बन गए बड़े बड़े, कौन से, एक तो पश्चिमी रोम बन गया और दूसरा कौन सा बन गया, पूर्वी रोमन साम्राज्य बन गया। अब जो पश्चिमी रोम साम्राज्य है वो जो मैंने आप लोगों को दिखाया था अभी, तो इसका जो प्रशासन है वो कहाँ से चलाया जाता था, जो शहर मैंने आपको बताया था रोम नाम की जगह थी, वहाँ से इसका प्रशासन चलाया जाया करता। इसके अलावा जो पूर्वी रोमन साम्राज्य जो अभी मैंने दिखाया था, तो उसका जो साम्राज्य वो कहाँ से चलता था, उसकी जो राजधानी थी वो किसको बनाया गया, वो बनाया गया था कॉन्स्टेंटिनोपल भी बोलते हैं उसको, और कॉन्टोटिनिन भी लिखा गया है, तो इसको ये भी बोलते हैं। और इसके अलावा देखिए जो पूर्वी रोमन साम्राज्य था ना, जैसे ये रोमन साम्राज्य हो गया, दो भागों में बट गया, ये कौन सा हो गया, ये पूर्वी, ये पश्चिमी। तो जो पूर्वी क्षेत्र है इसको और क्या कहा जाता था, इसको, इसका नाम क्या बताया, राजधानी मैंने कॉन्स्टेंटिनोपल याद रखी, कॉन्स्टेंटिनोपल इसको बोला जाता था। तो अरब के जो लोग थे ना, अरब के लोग इसको क्या बोलते थे, इसको कुस्तुनतुनिया बोलने लगे। कॉन्स्टेंटिनोपल उनको नहीं बोलना आता था, तो उन्होंने क्या नाम रख दिया इसका, कुस्तुनतुनिया, ठीक है, बिगड़ा हुआ इसका उच्चारण है कुस्तुनतुनिया, तो वो इसको नाम दे दिया। अब कुस्तुनतुनिया यहाँ पर था, ठीक है, जो पूर्वी रोम का हिस्सा है वो यहाँ पर था। तो देखिए अब यहाँ पर टच में कौन है, तुर्की, तो तुर्की यहाँ पर था। उसके बाद ये यहाँ पर यूरोप प्रारंभ हो गया, और जो पहला शहर पड़ता था वो कौन सा पड़ता था, कुस्तुनतुनिया। तो कुस्तुनतुनिया को इसलिए क्या कहते थे, यूरोप का प्रवेश द्वार कहा जाता था। यानी यूरोप में अगर एंट्री करनी है तो कहाँ से होकर जाना पड़ेगा, यहाँ कुस्तुनतुनिया से होकर जाना पड़ेगा। अब देखिए जो कुस्तुनतुनिया है ना, वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो ये कौन सा क्षेत्र है, ये इस्तांबुल का क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। और इस्तांबुल किसके कब्जे में है, तुर्की के अंदर। अब देखिए जो तुर्की है ना, ये देखिए यहाँ मैप में देखिए, ये जो तुर्की है, इस्तांबुल यहाँ पर है, ठीक है। वैसे तो इस्तांबुल जो है ना वो यूरोप का भाग है, लेकिन आता किसके अंतर्गत है, वो कौन से देश का हिस्सा है, वो तुर्की का हिस्सा है, तुर्की या फिर टर्की का हिस्सा है। अब देखिए ये हिस्सा कैसे बना था, इसके बारे में थोड़ा हमें पढ़ना होगा। अभी तक हम पढ़ रहे हैं कि जो व्यापार है देखिए वो यहाँ से होता था, ठीक है, ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया, तुर्की, उसके बाद यहाँ यूरोप पर। अब सब कुछ अच्छा चल रहा था 1453 ईस्वी से पहले। अब 1453 ईस्वी में क्या हुआ, जो टर्की वाला क्षेत्र है, जो तुर्की वाला क्षेत्र है, वहाँ पर
एक नए साम्राज्य का उदय हुआ। ये तुर्की है, यहाँ पर एक नया साम्राज्य बना। उस साम्राज्य का क्या नाम था? वो देखिए उस्मानिया साम्राज्य, ठीक है। उस्मानिया साम्राज्य का उदय हो गया यहाँ पर। और ये उस्मानिया साम्राज्य जो था ना, ये बेहद ही शक्तिशाली साम्राज्य था। अब उस्मानिया साम्राज्य ने क्या किया, जो ये पूर्वी रोम मैंने आपको बताया है, यहाँ पर अपना आक्रमण कर दिया। अब आक्रमण किया, इसके बाद क्या हुआ कि जो कुस्तुनतुनिया है, जो कॉन्स्टेंटिनोपल है, वहाँ पर क्या हुआ, जो उस्मानिया साम्राज्य है उसका अधिकार हो जाता है। अब अधिकार हो गया, इसका मतलब क्या है कि यहाँ से जो भी व्यापार होता था यूरोप के साथ, पहले तो उसका आसानी से होता था। अब किसका कब्जा हो गया इस रास्ते के ऊपर? यहाँ पर किसका हो गया है? तुर्की का, टर्की का अधिकार हो गया है। इसके बाद जो तुर्की है वो अपने मन मुताबिक तरीके से यहाँ पर कर लेने लगी। कर की दरें बहुत ज़्यादा ऊंची रखी जाने लगी। अब कर यहाँ पर आई हो गया। दूसरा रूट हमने पढ़ा था कि यहाँ से अरब होते हुए उसके बाद यूरोप के अंदर, तो ये मार्ग भी जो अब बच गया। अब एक तो इन्होंने कवर कर लिया, दूसरा ये बच गया। तो इसके भी जो कर की दरें थी, यहाँ से जो भी रास्ते में चुंगी वगैरह ली जाती थी, उनकी दरें इतनी ज़्यादा अधिक हो गई थी कि ये रूट भी जो यूरोपियंस है उनको पसंद नहीं आया। अब ये दोनों रूट क्या थे? बहुत महंगे हो गए थे। अगर इतने महंगा वो सामान ले जाएंगे तो बेचेंगे कितने में? तो इसी के चलते क्या हुआ कि जो यूरोप है ना, उसको एक नए मार्ग की तलाश करनी ही पड़ी, जो कि समुद्र से आता था। और ये एक ऐसा मार्ग हो गया जहाँ पर किसी का भी लेना देना नहीं था, उनका स्वयं का ही एकाधिकार होता था। तो समझ गए आप कि इन दोनों रूट की ज़रूरत क्यों पड़ी। और ये मैंने बता ही दिया आपको कि 1453 ईस्वी में क्या हुआ था कि तुर्की के अंदर उस्मानिया साम्राज्य का उदय हो गया। उसके बाद तुर्की ने यहाँ पर कंट्रोल कर लिया अपना, कहाँ पर? कुस्तुनतुनिया पर। और फिर उन्होंने भारी कर लगा दिया। यहाँ पर जो अरब का रास्ता था वहाँ पर भी भारी कर लग गया। इसलिए क्या हुआ कि जो यूरोप है उसको नए जो है समुद्री मार्ग उसकी खोज करने की आवश्यकता पड़ी। अब देखते हैं कि जो खोज उन्होंने की थी वो किस तरीके से प्रारंभ की थी अपनी। अब यूरोपियन देशों में देखिए, मैंने आपको बताए हैं, स्पेन और पुर्तगाल। स्पेन और पुर्तगाल ये दोनों क्या थे? ये एक्सपर्ट थे। इन्होंने ही जैसे यूँ समझ लीजिए कि जिम्मा उठाया था कि हम क्या है, नए समुद्री मार्गों की खोज करेंगे, ताकि हमको क्या ना रहना पड़े, किसी और के आश्रित रहना पड़े। अब सबसे पहला जो कदम उठाया था वो उठाया था स्पेन ने। सबसे पहले जो है स्पेन ने अपना अभियान भेजा, और इसके अंदर अभियान के अंदर अपना नेतृत्वकर्ता किसको बनाया? कोलंबस को बनाया। ठीक है, आप नेतृत्व करता होगा कोलंबस। अब कोलंबस अभियान के लिए निकलता है भारत की खोज के लिए, और उसके बाद वो देखिए कहाँ पर पहुँचता है। भारत ना पहुंचकर वो क्या होता है कि गलती से अमेरिका पहुंच जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने की थी। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, काफ़ी बार आता है कि अमेरिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो वो कोलंबस के द्वारा की गई थी। अब देखिए अमेरिका को खोज लिया। इसके बाद क्या हुआ था कि देखिए वर्तमान के अंदर अमेरिका जो कि इतना शक्तिशाली है, ये उस समय के अंदर क्या हो गया था कि यूरोप जो है ना, उसका उपनिवेश बन गया था। उपनिवेश आप समझते हैं, अभी काफ़ी बार आएगा उपनिवेश। उपनिवेश यानी कि देखिए एक शक्तिशाली जो देश है ना, अगर वो किसी कमज़ोर देश पर राज करता है, वहाँ के संसाधन वगैरह का यूटिलाइज करता है अपने खुद के लिए, तो उस चीज़ को क्या कहते हैं? उपनिवेश। तो इन्होंने क्या किया, यूरोपियंस ने अमेरिका को भी अपना उपनिवेश बना लिया। उसके बाद आप देखेंगे कि जो अमेरिका है ना, वो कब आज़ाद हुआ था? 1776 ईस्वी के अंदर स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, यहाँ पर लिखा नहीं गया है, लिख लें। 1776 ईस्वी के अंदर वो आज़ाद होता है। अमेरिका तो देखिए काफ़ी जल्दी आज़ाद हो गया 1776 के अंदर, लेकिन भारत को आज़ाद होते होते काफ़ी समय लग गया था। इंडिया कब आज़ाद हुआ था? 1947 के अंदर। इसके अलावा देखिए जो पहले यूरोपियन आए थे, कौन? पुर्तगाली। वो तो बहुत ज़्यादा लेट गए थे, यहाँ से 1961 के अंदर गए थे। यानी कि देखिए कितने लंबे साल तक रहे थे, जबकि अमेरिका जल्दी ही आज़ाद हो गया था। उसके बाद देखिए जो महत्वपूर्ण अभियान भेजा गया था जो कि भारत से संबंधित है, वो पुर्तगाल के द्वारा भेजा गया था। अब हम पढ़ते हैं देखिए पुर्तगाल के अभियान। अब पुर्तगाल का जो अभियान है, देखिए पुर्तगाल देश था, उसका राजकुमार था जो प्रिंस था, उसका क्या नाम था? प्रिंस हेनरी था। और प्रिंस हेनरी जो है, ये जो भौगोलिक खोजें थी, नए नए समुद्री मार्ग खोजना, इसके अंदर काफ़ी रुचि रखता था। तो उसका नाम क्या पड़ गया था? प्रिंस द नेविगेटर। क्वेश्चन आ सकता है कि द नेविगेटर के नाम से किसको जाना जाता है? तो जो पुर्तगाल का राजकुमार है प्रिंस हेनरी, उसको नेविगेटर कहा जाता है।
तो इसने क्या किया था, जो भारत की खोज में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो इसने क्या किया था, देखिए यहाँ बता देता हूँ मैप के अंदर। इसकी अध्यक्षता में देखिए ये पुर्तगाल है, यहाँ पर बहुत सारे अभियान भेजे गए थे यहाँ पर। तो ये क्या करता था, जैसे किसी नाविक को भेजा, वो यहाँ तक आ गया, वापस आ गया, उसके बाद दूसरा कोई गया, वो यहाँ तक आ गया, तीसरा यहाँ तक, चौथा यहाँ तक। तो ऐसे कर करके इसने क्या किया था, इसका जो ना अफ्रीका महाद्वीप का इसने मैप तैयार करवा दिया था। ठीक है, तो पश्चिमी तट जो अभी हमने देखा था, जो अफ्रीका का पश्चिमी तट है, तो पुर्तगाल यहाँ था, तो यहाँ भेज भेज के क्या किया, उसका इसका मैप बनवा दिया पूरा पश्चिमी तट का। इससे क्या हुआ, यानी कि किसी भी देश के पास इतनी योग्यता नहीं थी, किसी के पास नक्शा वगैरह भी नहीं था, तो इसलिए जो पुर्तगाल था वो इस मामले में काफ़ी आगे निकल गया था। यानी कि अगर कोई नया अभियान भेजा जाना है तो उसके पास क्या होता था, पहले से मैप होता था, जिसकी वजह से वो काफ़ी आगे तक आसानी से पहुंच जाता था। तो ये काम किया, मैप वगैरह बनवाया। उसके बाद देखिए क्या किया था कि एक समुद्री यात्री था जिसका नाम याद रखेंगे, बार्थोलोम्यो डियाज। अब बार्थोलोम्यो डियाज है, इसने क्या किया था कि ये जो पश्चिमी तट जिसका मैं अभी बता रहा हूँ, तो इसका जो सबसे निचला हिस्सा है ना यहाँ, तो ये बार्थोलोम्यो डियाज यहाँ तक पहुँच गया था। ठीक है, और यहाँ पर पहुँचकर इसने देखा कि यहाँ पर जो है तूफान वगैरह काफ़ी आते हैं इस एरिया के अंदर। तो इसने इस जगह का क्या नाम रख दिया था, केप ऑफ स्ट्रॉम नाम रख दिया था, केप ऑफ स्ट्रॉम। इसके बाद में देखिए अन्य यात्री यहाँ पर आए, यानी कि वास्को डी गामा वगैरह आए। उसके बाद यहाँ से उनकी आशा जगी कि यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम आगे के देशों को खोज सकते हैं। तो इस जगह का क्या नाम पड़ गया, केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप इसका नाम पड़ गया, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, आशा अंतरीप। आशा अंतरीप इसका नाम पड़ गया। तो समझ गए ना, ये जो प्रिंस हेनरी इसने क्या किया, इसका मैप तैयार करवाया। और जो मैप का जो लास्ट पॉइंट है, जिसका कि नाम क्या है, केप ऑफ स्ट्रॉम या फिर केप ऑफ गुड होप, यहाँ तक कौन पहुँचा, बार्थोलोम्यो डियाज। बार्थोलोम्यो डियाज यहाँ तक पहुँच गया। उसके बाद 1497 ईस्वी के अंदर महत्वपूर्ण अभियान हुआ, जिसने कि क्या किया, भारत की जो दिशा है, उसकी पोजीशन उसको पलट कर ही रख दिया। 1497 ईस्वी में वहाँ से एक आदमी निकलता है जिसका कि क्या नाम था, वास्को डी गामा। और उस समय अगर बात करें कि जो सम्राट था पुर्तगाल का, वो कौन था, इमैनुअल प्रथम। तो इमैनुअल प्रथम के आदेश पर जो वास्को डी गामा है वो वहाँ से निकलता है। तो देखिए यहाँ तक आने में कोई समस्या नहीं है, केप ऑफ गुड और होप तक, क्योंकि यहाँ का जो मैप है वो पहले से तैयार है। अब जो वास्को डी गामा है वो कहाँ तक आ गया, केप ऑफ गुड होप, आशा अंतरीप या फिर केप ऑफ स्ट्रॉम, यहाँ तक वो आ गया। अब यहाँ से आने के बाद उसको आगे का देखिए कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। इतने ही देर में क्या होता है, उसको एक व्यापारी मिलता है, अरब व्यापारी मिलता है, जो कि मुस्लिम था, जिसका कि नाम क्या था, अब्दुल मनिक उसका नाम था। तो केप ऑफ गुड होप पर क्या हुआ, एक व्यापारी मिल गया जिसका कि नाम क्या था, अब्दुल मनिक। अब जो अब्दुल मनिक है वो आगे का रास्ता देखिए जानता था, उसको पता है कि अगर आगे के देश में यात्रा करनी है तो कहाँ से जाना होगा। तो यहाँ पर जो वास्को डी गामा ये इसका सहयोग लेता है अब्दुल मनिक का, और अपनी यात्रा को आगे प्रारंभ करते हैं। तो देखिए यात्रा एकदम सही दिशा के अंदर जाती है, और 1498 ईस्वी में क्या होता है कि जो वास्को डी गामा है वो भारत में पहुंच जाता है। और भारत के किस हिस्से में, 1498 ईस्वी में जो वास्को डी गामा है वो कालीकट, कालीकट एक जगह है केरल के अंदर, तो वहाँ पर पहुँच गया वो। अब देखिए कालीकट जो है ना, वो मालाबार तट, जैसे जो इंडिया का ये निचला हिस्सा हो गया, तो ये तो हो गया इधर का मालाबार तट। ठीक है, तो मालाबार तट पर ये पहुंच गया। और वर्तमान में जो मालाबार ये कालीकट है, इसकी कौन सी जगह है, केरल की कोझिकोड के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर पहुंच गया। और इस समय देखिए जो शासक है कालीकट में वो कौन है, किसके अंडर में आता है, एक राजा था जिसका क्या नाम था, जमोरिन। अब जमोरिन ने क्या किया कि भाई वास्को डी गामा जब आया तो इसका काफ़ी ज़ोरदार स्वागत किया। और बाकी देखिए व्यापार वगैरह की अनुमति लेने के लिए आया था, तो ज़्यादा कोई अनुमति नहीं दे पाया था जमोरिन, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर किसका एक अधिकार था व्यापार पर, जो अरब लोग थे ना, अरब देशों के लोग थे, उनका एक अधिकार था। तो उसकी वजह से वो ज़्यादा कुछ इसको नहीं दे पाया। लेकिन फिर भी जो वास्को डी गामा है जाते समय यहाँ से जो भी इसकी ज़रूरत की सामान थी, जो भी यूरोप के अंदर कोई डिमांड थी जिन चीज़ों की,
तो उनको ये अपने साथ ले जाता है। जैसे कि भाई जड़ी बूटियाँ ले गया, इसके अलावा और भी दैनिक आवश्यकता की कुछ चीज़ें रही होंगी, और ख़ासकर क्या लेके गया था, मसाले लेकर गया था। अब देखिए मसालों में महत्वपूर्ण क्या था, मसाले कई प्रकार के हो सकते हैं भाई, काली मिर्च, दालचीनी, कुछ भी, लेकिन काली मिर्च का नाम विशेष रूप से यहाँ पर लिया जाता है। अब ये देखिए सामान ले गया यहाँ से, जब जाकर इसने अपनी यात्रा पर जो भी खर्चा हुआ था उसको काट कर जब इस चीज़ों को बेचा तो उस पर जो मुनाफा हुआ था वो चौंकाने वाला था। देखिए प्रत्येक चीज़ पर इसको लगभग यानी कि 60% का लाभ हुआ। कोई चीज़ खरीदी थी इसने 100 रुपये में, सब कुछ काट कर खर्चा वगैरह, और बिकती कितने में है, 160 गुना, यानी कि 60 गुना, यानी कि बहुत ज़्यादा महंगी बिक रही है वो चीज़। तो इसकी वजह से क्या हुआ, देखिए जो अन्य यूरोपियन थे ना, जो यूरोपीय व्यापारी थे, वो भी आकर्षित हुए। इतने व्यापार, इतने लाभ को देखकर वो भी आकर्षित हो गए कि भाई हम भी व्यापार करें। तो इसके बाद क्या होता है, फिर तो लाइन लग गई थी भारत आने के लिए। तो ये रहा। अब देखिए भारत से ही मसाले वगैरह क्यों खरीदे जाते थे, इस चीज़ का बता दूं कि जो यूरोपियन कंट्री है ना, उस समय के जैसे अब भी ठंड वगैरह यहाँ पर ज़्यादा होती है, तो यहाँ के लोग जो थे ना यूरोप के, वो मांस वगैरह का सेवन ज़्यादा किया करते थे। तो आजकल तो फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, काफ़ी चीज़ें होती हैं इनको से प्रिजर्व करने के लिए, लेकिन उस समय काल के अंदर कुछ भी नहीं हुआ करता था। तो ये कैसे प्रिजर्व करते थे कि मसाले वगैरह लगाकर उसके उसके ऊपर, मांस के ऊपर रख दिया करते थे, तो चीज़ जल्दी ख़राब नहीं होती थी, कई महीनों तक चला करती थी। तो इसलिए वो क्या था कि मसालों की ज़्यादा आवश्यकता पड़ा करती थी वहाँ पर। तो ये भी एक कारण था कि वो, इसीलिए तो उन्होंने ये नए मार्ग की खोज की थी, क्योंकि जब लैंड रूट से वो लेके आ रहे थे, जो पहले मैंने आपको 2 रूट बताए थे, वहाँ से काफ़ी महंगा पड़ रहा था सामान। तो उसी के चक्कर में इन्होंने क्या किया कि ये रास्ता खोज लिया था। अब देखिए वास्को डी गामा चला गया, 60 गुना ज़्यादा मुनाफा कमाया। समझ गए ना, जो 100 रुपये की चीज़ है तो इसका 60 गुना, यानी कि 6000, 100 का 6000 डायरेक्ट। इसके बाद ये चला गया था, देखिए वास्को डी गामा। इसके बाद ये दोबारा भी आता है भारत के अंदर, 1502 ईस्वी में आया था। तो बाद में लेकिन ये किस लिए आया था, बाहर ये यानी कि जो अरब सागर है ना, वहाँ पर अपना वर्चस्व करने के लिए, यानी कि अधिकार जमाने के लिए आया था। तो फ्रेंड्स ये थी आज की क्लास। इसके अंदर खाली हमने देखा था कि यूरोपियन जो आगमन है वो किस प्रकार से हुआ था। कल की जो क्लास होगी उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि जो स्पेशल यानी कि पुर्तगालियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वास्को डी गामा पुर्तगाली था, उसने भारत को ढूंढ तो लिया, उसके बाद यहाँ पर देखिए कौन कौन गवर्नर बने, क्या क्या उनकी नीतियाँ रही, ये सब हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो थैंक यू सो मच।